फिर जा रुकेगी बुझते खराबों के देश में, सोनी सुलगती सोचती सुनसान सी सड़क। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज़ में मुन्ना मलिक का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल नमकीन पानियों का सफ़र। आज इस नॉवल की लेटेस्ट एपिसोड 15 पार्ट 31 पेश किया जा रहा है। उम्मीद करती हूँ आपको ये नॉवल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। हमेशा की तरह गाइस, नॉवल स्टार्ट करने से पहले आपसे हम्बली रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी तहरीरें ऑडियो की सूरत में पेश करती रहूं। नीचे दिए गए बेल के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सकें। चलें स्टार्ट करते हैं नमकीन पानियों के सफर की लेटेस्ट एपिसोड ऑडियो बाय रज़िया सुल्ताना। भूलता कौन है वक्त के घाव को, हिजर के तुंद तूफान की बेयकीन लहर में, वसल के ख्वाब की डूबती नावों को। भूलता कौन है, भूलता कौन है दुख, झटपटे के नरम रूह दरिया की मानिद उसके अंदर बह रहा था। गुरूबे आफ्ताब के कुर्ब जैसी आतिशी सुर्खी उसकी आंखों में उतरी हुई थी। पलकों के किनारे खून छलकाते थे। रात स्याह बादामी हॉल थी और वो इस मुश्किल फार्म हॉल में उतरने से कहीं पहले दरगोर हो चुकी थी। वो हो गई थी जो पहले नहीं थी, सीमी हाकिम हुसैन। महज चंद घंटों में, आधे दिन और आधी रात में वो रही ही नहीं थी जो वो दर हकीकत थी। किसी नाकर्दा जुर्म की सजा के बोझ से झुकी उसकी गर्दन टूटना चाहती थी, मगर हलक में अजियत का सरिया घड़ा था। सिरकता वक्त अजाब था, आने वाला कुर्ब मुसलसल। रात धीरे धीरे अपना सफर तय करती जा रही थी। रात बहुत सफाक थी, बिल्कुल उस हकीकत की तरह जो गहरी स्याही बनकर उसके नसीबों में फैल गई थी। उसकी खुशियों का हर पत्ता मुरझा गया था। ख्वाबों के खुश रंग महलोल को आग की लपेटों ने खंडर कर दिया और वो मुस्तकबिल के सबज बाग हाल की तेजाबी बारिश से झुलस गए। ऐसा भी होता है जिंदगी में, लम्हे को लम्हे की खबर भी नहीं रहती और सदियां बूढ़ी हो जाती हैं, सिरक जाती हैं। सीमी हाकिम हुसैन से एक नया सफर करती सीमी संग खिजर दस्तगीर पलक झपकते एक ऐसे शख्स के साथ जो अनचाहा है, बल्कि सीमी के नजदीक उसकी बर्बादी की वजह, दरबदरी का सबब, उसके जुमला हकूक अपने नाम महफूज करने जा रहा है। कितनी आसानी से और कितनी बेबसी से, कितनी लाचार हो गई वो जैसे तमाम पंख काट कर उसे नई परवाज के लिए तैयार किया जा रहा हो। एक नया आसमान, नए चेहरे, नया कयाम, नया ब्राउ। एक सिसकी उसने दिल में दबा ली, सीने में छुपा ली। अजनबी चेहरों की आमद शुरू होने के साथ ही खत्म हो चुकी थी। औरतें उस पर निगाहें गाड़ कर वापस नशिस्तें संभाल गई थी। किसी ने तनकीद की, एक आध तारीफ हुई, तो उसको क्या फर्क पड़ा। लड़की तो अच्छी है, शक्ल से भी ऐसी नहीं लगती, लेकिन हैरत है अब खुशी तो नाम को नजर नहीं आ रही। चामगोइयां हुई, हसद से होलन से बेकार रही। हाँ, गीली आंखों से अब क्या साबित करना चाहती है, जैसे बेबस हो, मजबूर हो, हालांकि सीधा इश्क का चक्कर है। नागवारी दिखाई गई, बेसूद गई। नहायत अफसोस का मुकाम है, उसके निकाह से ज्यादा तो किसी मैयत पर शोर होता है। शादी पसंद की ही है और रजाबंदी से हो रही है, वरना यूं रातों रात तौबा, ये ढोंग कितनी बुनबुनाहटें समातें मजरू करती रही। माँ तो ऐसी नहीं थी, मगर औलाद किसी ने कोशिश करके चुप कराया, आंखों में इशारे दिए। निगार झुलसती निगाहों से उसे देखती जा रही थी। कच्चा चबा जाने की शदीद ख्वाहिश। काश के वो आदम खोर होती, काश के सब कुछ उल्टा पड़ गया था। उसके लिए जो कुछ उम्मीद बाकी थी वो भी गुमान हुई। उसे यकीन हुआ कि बलाएं कभी पीछा नहीं छोड़ती, आसानी से तो क्या, मुश्किल से भी नहीं। निगार की वालदा की ठंडी आहें निगार को तौहीन महसूस कराती हैं। सबके लिए ये शौक का फेज था, फिर बज़ाहिर संभलने का, लेकिन वो पूरी तरह हार गई थी। खिजर उसका मुकद्दर नहीं था,
वो उस लड़की का मुकद्दर था जिसे वो अपने काबिल नहीं समझती थी। कितनी ही बेमानी बातें हुई, कैसे नश्तर चुभे, उसके लिए सब बेमानी था। जिंदगी में किसी चीज से फर्क तब पड़ता है जब कुछ मफहूम बाकी रह गए हों। उसके लिए तो कुछ नहीं बचा था। ये जुमले भी किसी काम के नहीं थे। भूलता कौन है अपने कातिल के कातिले खदो खाल को, दुख उठाते दिनों और माहों साल को। भूलता कौन है? मध्यम सी रोशनियों में करीब बैठे शख्स के वजूद से उठती महक उसके वजूद का साथ होने का एहसास दिला रही थी। शकीला और दस्तगीर के कमरे में आने पर कमरे का सकूत इस कदर खतरनाक था कि शोर बोलने से खाइफ हो रहे थे। वो तमाम गोया के किसी साउंडलेस वर्ल्ड के कैदी बन चुके थे। ताजवर नजरें चुराए थी शकीला ने आगे भरकर अपनी शादी का सुर्ख दुपट्टा सीमी को ओढ़ा दिया तो कई आंसू पलकों की बार फलांग गए थे। वो सीमी की पेशानी चूमते हुए रोती जाती थी। इस मंजर से, रस्म से हर एक को वहशत हुई थी। ये रात ही ऐसी थी, अजीब वसवसों भरी, गूंगी बहरी। ऐसे में उसकी रजामंदी जानने के लिए निकाह ख्वां की आवाज उभरी तो उसे जुबान की अजनबियत का बेतहाशा एहसास हुआ। पहली बार चौंक कर उसे करीब बैठा शख्स महसूस हुआ था जिसके नाम होने के लिए वो पुकारी जा रही थी। हालात किस कदर मुख्तलिफ थे, सूरत हाल किस बहाव पर उन्हें लेकर जा रही थी। क्या ये शख्स इस काबिल था कि उसे हमेशा के लिए अपना बनाती? लड़की अपनी किस्मत पर यूं नोहा किना होती। क्या वो इस काबिल थी कि उसे सूली पर लटका कर कतरा कतरा सांस लेने का फरमान जारी किया जाता? लेकिन समय की चकराती हुई सुई ऐन दरमियान से टूट चुकी थी और वक्त साकत था। नमकीन पानियों का फंदा उसके गिर्द तंग पड़ने लगा। माँ ने कितने यकीन से कहा, कम अज कम वो तुम्हें खुश रख लेगा। इतनी मासूम थी उसकी माँ, इतनी खुश फहम कि थोड़ी सी वो खुद होना चाहती थी। वो ऐसे शख्स से उसकी खुशी की बाबत कर रही थी जिसकी अपनी खुशी किसी और से मंसूब थी। फिर भी उसने चाहा कि काश वो खुश हो सकती। काश इंसान कभी रोना ना सीखे, लेकिन हंसी से पहले रोने की बारी आती है। पैदा होते ही रोना, कदम कदम जिंदगी पकड़ने के लिए गिरना और रोना। अब भी वो रो रही थी, बेतहाशा रो रही थी। दुनिया तंग तो नहीं पर उसके लिए थी, उसके लिए की जा रही थी। कोई गैर मानूस सी जुबान, अजीब से बयान। उसकी जुबान सिर्फ हिलती गई। आपको ये निकाह कबूल है? जी। एक सरसराहट, सिसकी, आह। आपको ये निकाह कबूल है? वही जख्म और जख्म को गहरा करते नोकीले अल्फाज। रजामंदी, कबूल। फकत दर्द, गराहट और तेज तेज कटता हलक। उसके दस्तखत के लिए कागज सामने आए तो हर मंजर धुंधलाता गया। बचपन, लड़कपन, घर, घर के मकीन, कोई ख्वाब सी खुशी, एक बेयकीन सा हरास, एक भयानक जिंदगी और वो बस यही आकर दिल को कुछ हुआ। निगाह लगा वो जिंदा है, एहसासात की पहचान रखती है। फकत एक नाम उसके अंदर मचलते तूफान को ठहराता, उस पर कपकपी तारी करता। वरना साथ बैठे शख्स से तो शिकवा ना था, उससे तो उसका कोई ताल्लुक ही कब था। सारी वजूहात तो उस एक इंसान के पास थी जिसने उसे रोंद दिया और बाकी सब सानवी था। अजीब बात थी कि जिस तरह सारे हक जा रहे थे उसी से कोई हिसाब ही नहीं निकलते थे। हालांकि उसने भी तो सिमी की बर्बादी में अपना हिस्सा डाला था, मगर उससे शायद नफरत का रिश्ता भी नहीं रखना चाहती थी। एक रिश्ता ये था जो उसकी माँ उसके साथ बनाने जा रही थी। लगता भर रुक कर उसने माँ को देखा और फिर दस्तखत कर दिए। खिजर का जरा सा हाथ उसकी उंगलियों से मस हुआ। वो शायद उसे कलम वापस ले रहा था। अजीब से एहसास के तहत उसने जरा निगाहें उसने उठाई। ये नजरें खिजर से दो चार हुई। पहली बराह रास्त नजर, पहली आंखों में झांक कर अंदर का राज पाती निगाह, जख्म निगाह, अजनबियत छलकाती निगाह, बेगानेपन से भरपूर और शायद बोलती हुई शिकवा की ना। भूलता कौन है उम्र की शाख पर खिलने वाली उस एक अव्वलीन शाम को, बेसबब जो लगा है इस इल्जाम को, फिर तेरे नाम को। भूलता कौन है? पहले वो किसी की नहीं थी
और अपनी थी, अब किसी और की हुई थी और अपनी नहीं रही थी। तो मरघट पार खड़े रहकर उसने आखिरी लकड़ी भी खुद पर डाल ली थी। दबी दबी आवाजें उठ रही थी, शायद ये मुबारकबाद की थी या उस मुबारक साथ का तमस्खर उड़ा रही थी। सिमी को कोई दिलचस्पी नहीं थी, उसकी गर्दन पर बर्फ के तोदों का सा वजन था। वो अपने कदमों पर चलकर दूसरे कमरे में आई थी। ताजवर उसके साथ थी, मगर दोनों माँ बेटियां आज बहुत अजनबी लग रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे अम्मा का लहजा सिमी को अजनबी लगा था जब वो दूसरी मर्तबा उस बंद कोठरी में आई थी। सिमी, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हारे लिए हर एक से लड़ने के लिए तुम्हारे आगे खड़ी हूँ। क्या तुम मुझे हक देती हो कि मैं तुम्हारे लिए फैसला कर सकूं? अम्मा उसके सामने बैठी तो आंखें खुश्क थी और वो सुर्ख थी, मगर नमी से आरी, पानी से खाली। आपको मेरी इजाजत की जरूरत नहीं है अम्मा, सिमी ने मुर्दा आवाज में जवाब दिया। वो बाप का फैसला सुन चुकी थी, अब माँ का भी सुनना चाहती थी। औलाद अगर खाई में धकेली जा रही हो तो उसके लिए कोई ऐसा रास्ता या फिर कोई सहारा ढूंढना मुझे बेहतर लगा जो मेरी बेटी की अजियत को कम से कम कर सके, जो तुम्हारे लिए खुली फिजा में सांस लेने का वसीला बने। वो कहती जा रही थी। अम्मा, मैं तुम्हारा निकाह नहीं रोक पाई सिमी, आप खुद को कसूरवार मत कह दे। सिमी की आंखें उबलने लगी। इसलिए मैं तुम्हारे निकाह की बात कर रही हूँ। आप? सिमी टुकर टुकर उनका चेहरा देखने लगी। तुमने बाप के फैसले पर एहतजाज नहीं किया। मैं उम्मीद कर रही हूँ तुम इसे भी अपनी किस्मत समझ लो। सिमी खामोशी से उन्हें सुनने को तैयार थी। वो अब अगली बात क्या कहने जा रही थी, सिमी को गौर से सुनना था। मैं तुम्हारा निकाह खिजर के साथ चाहती हूँ। उन्होंने सर झुकाकर सिमी की सांसें रोक दी। सिमी पर सख्ता तारी हो गया। जो हुआ वो तुम्हारे सामने है, उसे कोई नहीं बदल सकता, कोई उसे पहले की तरह वापस ठीक नहीं कर सकता। अम्मा, अम्मा आप? सदमे से सिमी से बोला नहीं जा रहा था। आप चाहती हैं मैं कदम उठाकर खुद अपने गुनाहों का एतराफ कर लूं कि मैं ही अब तक झूठी थी? अम्मा, आप चाहती हैं कि कोई कभी मेरा यकीन ना करे? तुम्हारा कोई कभी यकीन नहीं करेगा सिमी। क्या तुम्हें अब भी अपने बाप से कोई उम्मीद है कि वो तुम्हारी बात मानेगा? कभी ना कभी, उसने सिसकारी भरी, और मैं इस कभी ना कभी का इंतजार नहीं कर सकती। तुमने जिंदगी ऐसी ही गुजारनी है तो कम अज कम मुझे उस रास्ते का इंतखाब करने दो जहाँ तुम्हारे पैरों में कांटे ना हो और सर पे छांव हो। करम इलाही से अच्छा है कि तुम खिजर के साथ यहाँ से दूर चली जाओ। यह मुमकिन नहीं है अम्मा, वो बुरी तरह तड़पी। आप क्यों यकीन नहीं कर रही? वो शुमाइला से मोहब्बत करता है, वो नहीं मानेगा। वो मान जाएगा। ताजवर ने ठंडी ठार लहजे में उसे एक बार फिर जामत कर दिया। कुछ अजीब था उनके लहजे में। उसे मानना पड़ेगा, सब ठीक हो जाएगा सिमी। खिजर अच्छा लड़का है, बल्कि बहुत अच्छा। वो सब कुछ जानता है, तुम पर उंगली नहीं उठाएगा, तुम्हारी इज्जत करेगा, क्योंकि सिर्फ वही तुम्हारी सच्चाई जानता है। ये वही खिजर है अम्मा जिसने मेरी चादर इस घर तक पहुंचाई, सिर्फ शुमाइला को बचाने के लिए कि सारा इल्जाम मुझ पर आए। आप इस खिजर की बात कर रही हैं? सिमी की गिला अमेज निगाहें ताजवर को कुछ समय के लिए बोलने के काबिल नहीं छोड़ा था। वो बैक वक्त कितने महाज पर लड़ रही थी, सिमी को अंदाजा नहीं था। नहीं, वो खिजर नहीं है, उन्होंने यकीन से कहा। सिमी बेयकीनी से उन्हें देखने लगी। सिर्फ अपनी बात पर कायम रहने के लिए वो उसकी नफी करती जा रही थी। वो किसी गलत फहमी में हुआ है, खिजर ऐसा नहीं करेगा। वो तो तुम्हारे लिए फिक्रमंद है सिमी, मैं उसी के वालिदैन से मिलकर आ रही हूँ। गलत फहमी में? अम्मा, आप इतनी खुशफहम कैसे हो सकती हैं? सिमी दुख से उन्हें देखने लगी। सदमा माँ को कुछ समझने नहीं दे रहा था। अपनी माँ पर यकीन रखो सिमी, खिजर तुम्हें खुश रखेगा। भले तुम कभी यहाँ ना आओ, मगर तुम्हारी वो जिंदगी इस जिंदगी से बेहतर होगी। उन्होंने सिमी के यखबस्ता हाथ अपनी मुट्ठी में लिए थे। अम्मा के हाथ नहायत गर्म थे। आप खिजर को जानती भी नहीं हैं, आपको इतना यकीन है उस पर? वो धुंध भरी आंखों से पूछने लगी। ताजवर ने नजरें चुराई थी। मुझे अपने खून पर यकीन है सिमी, मुझे उसकी तरबियत पर यकीन है। उनकी आंखें बरस पड़ी थी। सिमी पर हैरानी वारद हुई। खून पर? हाँ, नजरें चुराई। आप किस जमाने की बात कर रही हैं? मेरे साथ जो हुआ है उसके बाद भी आप किसी कमजोर से सहारे को
बुनियाद बनाकर मुझे उस शख्स के साथ, मेरे पास उस पर यकीन की वजह है सिमी। तुम ऐसे समझना कि तुम अपने घर जा रही हो, अपनों में, और तुम्हारे हक में बुरे साबित नहीं होंगे। आप मुझसे क्या छुपा रही हैं अम्मा? आपने क्या सोचकर ये फैसला किया है? उसे लगा उनके अंदर कोई गहराई है, बहुत गहराई। वो इतना बड़ा फैसला यूं ही नहीं करके आ रही थी। मैं तुम्हें तुम्हारी खाला को सौंप रही हूँ, वो तुम्हें मेरी अमानत के तौर पर रखेंगे। सिमी तुम्हारी हिफाजत करेंगे, तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचने देंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अम्मा, एक बेयकीन से सदमे ने उसे गूंग कर दिया। वो शल सी उन्हें देखती जा रही थी। हाँ सिमी, मेरी बात मानो मेरी जान। बहुत सोचने के बाद मैंने ये फैसला किया है कि तुम्हारी माँ इतनी मजबूत नहीं है कि उस पर डटी रह सके। तुम मान जाओ इससे पहले कि अम्मा, आप किसकी बात कर रही हैं? वो खाला जो महज नाम है, रिश्ता नहीं है। इतने जमाने बीते और वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसकी सांसें तेज हो गई थी, तमाम हिस्सियात बेदार। अम्मा के नजदीक उसका रद्द-ए-अमल गैर फितरी नहीं था। हाँ, बहुत जमाने बीते, वो अपनी ही आवाज के शहर में खो गई। ना जाने कितनी सदियां गुजर रही हैं, दरमियान से अनगिनत अशरे सिरके। मगर ये जो खून के रिश्ते होते हैं सिमी, ये कभी पुराने नहीं होते। इन पर दूरियां अपने दाग नहीं छोड़ती, और फिर अपनों पर तो एक वापसी नजर ही काफी होती है, जो गुजरे जमानों की धूल एक फूंक से उड़ा देती है। एक ही माँ बाप की औलादें रम्ज शनास होती हैं। लब बंद रहें तो दिल आंखें सब कह सुनाती हैं। ताजवर की आंखें नम हो गई थी। सीमी को अपनी माँ अलफ लैला का पुरइसरार किरदार मालूम हुई। इसलिए मेरी बात समझो खिजर, तुम अजनबी नहीं हो, खालाजाद हो। खून में बहुत कशिश होती है। वो मेरी बहन का बेटा है और तुम दोनों में सगा रिश्ता है। अब्बा मियाँ, तुम दोनों मौलवी हयात के नवासे। रिमझिम होते चेहरे पर इतने रंग आ गए थे कि सीमी मुंह खोले उस चेहरे को देखती चली गई थी। कोई सवाल नहीं, कोई एतराज नहीं। उसके लबों से एक लफ्ज अदा नहीं हुआ था। कैसा अजीब ताल्लुक जुड़ गया था इन दोनों के बीच, एक नामालूम सी जंजीर जो इतनी मजबूत थी कि नजर आए बगैर दोनों को दूर नहीं जाने दे सकती थी, दोनों को एक कर रही थी। जैसे ये सब किस्मत में इसी तरह तय था। शुरू से, पैदाइश से पहले, या शायद उससे भी पहले, मौलवी हयात का नवासा खिजर, मौलवी हयात की नवासी सीमी एक बहुत बड़ा एहसास था, एक बहुत बड़ा एहसान था। और इस एहसास से दूर, हाकिम के घर से दूर, उस वक्त खिजर के कमरे में बैठी सीमी के होंठों पर उसी खामोशी की छाप थी जो उसे अपने घर में बैठे बैठे लाहक हुई थी। रात सिरक रही थी, लोग बेखबर थे, वो बाखबर थी। आने वाले वक्त से, जाने वाले लोगों से। ताजवर ने एक नजर उस पर डाली और फिर उसका सर अपने कंधे पर टिका दिया। वो आज उनके घर से, इस बस्ती से और अपने मिसले बाहिश्त से रुखसत होकर जा रही थी। ना जाने फिर वो उसे कब देखेंगी, अपनी जिंदा आंखों से या आंखें बंद हो जाने के बाद। ताजवर को अपने अब्बा मियाँ याद आए। वो अपनी बेटी के लिए तड़पते सिसकते इस दुनिया से चले गए थे। ताजवर को बैठे बैठे अपना अंजाम यही नजर आने लगा। सीमी यहाँ से चली जाएगी, वो कभी पलट कर नहीं आ सकेगी। हाकिम को पता चलेगा तो वो उस पर अपने घर के दरवाजे बंद कर देगा। वो ताजवर पर निगाहों के पर्दे भी डाल लेंगे और सीमी सारी जिंदगी उनकी नजरों से ओझल रहेगी। उनकी बड़ी बेटी, उनकी हमदर्द। वो सीमी पुकारती यादों के सहरा में तरफ तरफ कर गिरेंगी और एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाएंगी। मगर सीमी नहीं होगी, कहीं नहीं होगी। उन्होंने सीमी का सर ऊंचा किया और दीवाना वार उसका मुंह चूमने लगी। गाल, होंठ, नाक, पेशानी, हाथ और रोती जाती थी और उसे चूमती जाती थी जब तक शकीला ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर दबाव नहीं डाला था। ये आज से मेरी बेटी है ताजो। मैं आज अपनी बेटी की चुपके से रुखसती ले रही हूँ, मगर एक दिन आएगा जब मैं इसे पूरी दुनिया के सामने धूमधाम से और पूरी चाह से अपने इसी घर लाऊंगी। ये मेरा अपनी बेटी और अपने बेटे से वादा है। वो सीमी को मोहब्बत पाश नजरों से देखते हुए भीगे लहजे में कह रही थी। सीमी के चेहरे पर कोई तासर नहीं उभरा। खिजर उन सब से पीछे कमरे की चौखट पे दरवाजे से टेक लगाए खड़ा था। अल्लाह की अमान में जाओ बेटे। दस्तगीर ने भी अपनी बहू के सर पर शफकत से हाथ फेरा था। सीमी पर आज कुछ असर नहीं पड़ रहा था। ना ये मोहब्बतें लुटाते लोग, ना मेहरबान चेहरे
जो हसरत उसके दिल में जागती थी वो आज मुजस्सम हकीकत बनकर उसके सामने थी, लेकिन ये उसे किसी बददुआ से कम नहीं लग रही थी। कुछ ख्वाहिशात सजा के पैरहन में कबूल होती हैं, बंद आंखों के पार हसीन लग रही होती हैं, और जब हकीकत में ढल जाती हैं तो रूह खींच लेती हैं। शायद ख्वाहिशात भी खराज वसूल करना चाहती हैं। सीमी को इस पर यकीन करना पड़ रहा था। शकीला अपने बेटे से कुछ कह रही थी। खिजर भी इतना ही स्मार्ट था जितना कि सीमी। वो भी अभी तक कुछ समझ नहीं पा रहा था, जैसे सीमी ना समझे के आलम में थी। बाहर गाड़ी तैयार खड़ी थी, हाशिम भाई बहनोई की गाड़ी जिसमें खिजर आया था। शायद ये भी मसलहत के तहत ही हुआ था। फिजा यख बस्ता थी, रात बढ़ापे में ढलने जा रही थी, इसीलिए गहरी तारीख लग रही थी, कभी ना खत्म होने वाली। शकीला ने सीमी को उठाया। सीमी की निगाह ने ताजवर को। पीछे मुड़कर मत देखना सीमी, हो सके तो हमारे बारे में मत सोचना। तुम्हारी माँ के लब हमेशा तुम्हारे लिए दुआ की सूरत हिलते रहेंगे, यहाँ तक कि वो साकत हो जाएं। अम्मा, आ की सूरत सीमी की सिसकी निकली। खुश रहने की कोशिश करना, सोचना मुश्किल लगता है, करने लगो तो सब मुमकिन है। खिजर को अपनाने की कोशिश करना, कोई जल्दी नहीं है, मगर अब तुम्हारा शोहर है वो। चलो तुम कोशिश मत करना, वो खुद तुम्हारा दिल जीत लेगा। वो शायद खुद को यकीन दिला रही थी। हाँ, ये रिश्ता ही ऐसा होता है ना। मगर एक रिश्ता वो भी था जो सिमी ने अपनी आंखों से देख रखा था, अपनी माँ और बाप का रिश्ता। वो भी तो यही था। उन्होंने आखिरी बार उसे गले लगाया था, फिर सीमी को कुछ नजर नहीं आया था। कैसे पहले खिजर के कदम बाहर निकले, फिर पीछे सीमी के। किसने गाड़ी का डोर खोला, किस तरह वो खिजर के बराबर बैठी, और गाड़ी मिसले बहिश्त की जमीन अपने पहियों में रोंदने लगी। सब पीछे पहिए छूटने लगे। रास्ते, रिश्ते, कह के खिलखिलाहटें, मुसर्रतों बड़े दिन, उम्मीदों की पींगें, खुशकुन ख्वाब, अपनों का साथ, नए रास्तों पर बेनाम उल्फत हमराही के संग। बेख्वाहिश शहजादा उसे उसके देश से निकालकर दूर ले जाने आया था। नमकीन पानियों का सफर उस पर शुरू हुआ, और इस सफर में उसका हम सफर उंगली थाम कर साथ खड़ा था। भले मजबूरी, क्या हुआ जो चाह एक ना थी, ये काफी है कि राह एक थी। प्रेम का पहिया हक धक था। ये तो इस दास्तान का तिलिस्मी शहजादा था। आधे चांद के करीब चकोर अपने इश्क से बदगुमान था, तो वो अपनी शहजादी तक जाती राहों से क्यों भटका? हवाएं वसवसे से सरसराही। झूठ वो था या फरेब ये है? शहजादे कभी खाली हाथ नहीं लौटते। वक्त की इतनी बड़ी नाइंसाफी, और वक्त जो अपने बयान पर होती चामगोइयां पर शरीर सा मुस्कुरा रहा था। तो क्या ये नहीं थी इस तिलिस्मी शहजादे की असली मलका, इस दास्तान के ओनेल की सच्ची हीरोइन? वक्त की सरगोशी सांप जैसी थी, सांप को सूंघ गई। दास्तानें इसी तरह शुरू होती हैं, यूं ही चलती हैं, अचानक धचका पहुंचाती हैं। वक्त के लबों पर अजब लाड भरी मुस्कुराहट है कि जैसे सोनी धरती को कदम कदम आबाद रहने की दुआ है, ऐसे ही कोई एक दुआएं नवेली मलका को दे गई कोई। गाड़ी के अंदर गहरी खामोशी थी, गाड़ी के बाहर गहरी तारीकी। बाहर के मंजर गाड़ी की स्क्रीन से तेजी से पीछे भाग रहे थे, रास्ता आगे भाग रहा था, दूरी बढ़ती जा रही थी और मंजिल का फासला सिमटता जा रहा था। खिजर के हाथ सख्ती से स्टीयरिंग पर जमे हुए थे, आंखों की पुतलियां साकत थी, निगाहें सुरमई सड़क पर, ध्यान कहीं और था। उसके साथ वाली सीट पर मौजूद सीमी का वजूद जैसे फरामोश हो गया था। वो खुद सीट पर जिस तरह बैठी थी या शायद गिरी थी, इतनी मुख्तसर हो गई थी कि खिजर का ध्यान उसकी तरफ नहीं जा सकता था। जिंदगी एक रात में बदल कर रह गई थी। कल इन्हीं रास्तों पर वो गुनगुनाता हुआ खुशगवार मजाज और खुश रंग सोचों के हमरा आया था, और आज उसके कंधों पर वजनी बोझ था। सारे ख्वाब मिलिया मेट हो गए, सारे मंसूबे धरे के धरे रह गए, और तमाम ख्वाहिशात ना तमाम हमेशा के लिए अपनी अहमियत खो बैठी। जिंदगी जितनी उलझ गई थी, वो चाह कर भी किसी बेहतरी का सिरा उसमें से ना ढूंढ सका। ना जाने कहाँ जाकर रुकना था ये सफर, लेकिन पहले सफर का इख्तिताम नहायत भूंडे तरीके से हुआ था।
एक मुज़हिका खेज और नाकाबिल यकीन अंजाम। उसने भला कब सोचा था कि ये 2 दिन उसकी जिंदगी के फैसला कुन दिन साबित होंगे। ये आइंदा के लिए उसकी जिंदगी की समत तय कर देंगे, और ये जो समत उसे मिल गई थी, न जाने कभी वापस इन रास्तों पर लेकर चलेगी भी कि नहीं, कौन जाने। और फिर शायद जरूरत ही क्या हो, वजह ही ना रह गई हो। उसकी प्यारी अम्मा जान जब उसके कमरे में उसके लिए वो मदद लेने आई जो वो करना चाह रहा था, तो किसको खबर थी कि वो उसकी मोहब्बत को कुर्बान करके दी जाएगी। वो कुर्बानी भी सुर्ख रंग की होगी, अपने जज्बों का, सोचों का और असूलों का खून करके। शायद सही भी तो है ना कि हर चीज की कोई कीमत होती है। किसी को नीचे से उठाने के लिए खुद नीचे जाना पड़ता है, उसके साथ घड़े में उतरना पड़ता है। उसके लिए जरूरी होता है कि पहले आप हर बोझ से आजाद हों, हर चीज उतार फेंकें, ताकि जिसको आपकी जरूरत है उसे गहराइयों से निकाल कर बाहर ला सके, अपने मुकाबिल पा सकें। और अम्मा जान ने भी तो कुछ ना सोचा था, या शायद उन्होंने बहुत कुछ सोचा था। तुमने कहा था तुम उस लड़की की मदद करना चाहते हो, खिजर। जी अम्मा जान, मैं अपनी बात पर कायम हूँ। खिजर की आंखों के सामने एक कलम सी चलने लगी थी। उसने मोबाइल उठाकर टाइम देखना चाहा, तो उसे मालूम हुआ कि उसे स्विच ऑफ कर चुका है, या बैटरी डाउन होने के सबब खुद बेजान हो चुका है। तो फिर कुदरत तुम्हें एक मौका दे रही है इस बच्ची का साथ देने का। और खिजर दस्तगीर, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए एक फैसला कर लिया है। अब इस फैसले का मान तुम्हें रखना है। कैसा फैसला? वो माँ के लहजे की मजबूती पर खड़ा हो गया था। सीमी की माँ से मिलकर आ रही हूँ। वो जज्बात में नहीं बहना चाहती थी, इसलिए हमवार लहजे में बोले गई। और मैंने उसे वादा किया है कि तुम उसका हाथ थामोगे। उन्होंने आंखों में देखा। खिजर आंखों में देखकर भी दिल में झांक ना सका। मतलब? मैं समझ नहीं पा रहा। सीमी के वालिद ने उसका निकाह उस आदमी से तय कर दिया है जिसकी उम्र तुम्हारे बाप से भी कई साल ज्यादा है। व्हाट? खिजर भौंचा कर रह गया। मगर माँ, वो भी कल सुबह? मगर क्यों? वो सदमे से चूर था। अभी भी इस सवाल की जरूरत है, लेकिन वो बेकसूर है। ये तो तुम जानते हो, ये सिमी खुद भी जानती है। उस पर कौन यकीन करेगा? शुमाइला पर तो करेंगे, अगर शुमाइला सच बोलती। वो सच ही बोलेगी। मैंने उसे वो सच नहीं बोली। हाँ। खिजर थम गया, अचंभे से माँ को देखा। वो समझ ही नहीं सका था कि माँ ने अभी क्या कहा है। शुमाइला ने सच नहीं कहा, उसने वही जुबान बोली है जो सब बोल रहे हैं। क्या सच में वो तुमसे मोहब्बत करती थी? उसने सारा इल्जाम सीमी पर डाल दिया है। ये किसने कहा आपसे? खिजर के लहजे में बेरब्तगी आई, आंखों में बेयकीनी। उसका वजूद हिल गया था। ऐसा नहीं हो सकता, जो कह चुका है आपसे। उसने कहा, सीमी की माँ ने। उन्हें गलत फहमी हुई है, वो शुमाइला है। वो क्यों करेगी ऐसा? जबकि खिजर वो कदम आगे बढ़ आया। उसे लगा वो पागल हो जाएगा। शकीला एक कदम उठाकर उसके करीब आ गई। खिजर मेरी बात सुनो। खिजर के दोनों बाजुओं को थामते हुए उनकी आंखें डबडबाई थी। ऐसे वक्त पर कोई किसी का साथ नहीं देता, कोई अपनी सच्चाई तस्लीम नहीं करता। शुमाइला ने तुम्हारे वजूद से इनकार कर दिया है कि वो तुम्हें जानती तक नहीं। वो खुद एक लड़की है, मगर गलती उसने की है। माँ बाप से छुपाकर तुमसे मोहब्बत की है, तो उसे कबूल करना चाहिए था। उसे सीमी को नहीं रोंदना चाहिए था। इज्जत होती है बेटा, चाहे हवेली की बेटी की हो या किसी फकीर की बेटी को। शुमाइला की गलती में तुम शामिल थे, और तुम कम ज़र्फ नहीं बनोगे। खिजर, तुम मेरी नजरों में खुद को नहीं गिराओगे। प्लीज आप यूं मत बोलिए। खिजर ने लब कुचले। उसे घुटन का शदीद एहसास होने लगा था। वो रोना शुरू हो गई थी। खिजर को मालूम नहीं था कि वो क्यों रो रही हैं। वो बस इतना जानता था कि वो रो रही हैं तो उसकी अपनी आंखें भी आंसू पकड़ लेंगी। वो तकलीफ महसूस कर रहा था। मैं ये नहीं करूंगा अम्मा, प्लीज आप रोएं मत। खिजर ने उनके हाथ थाम लिए थे। रोना तो किसी बात का हल नहीं होता ना। एक मजबूर माँ रात की इस पहर एक सवाल लेकर आई है। वो ना लेकर आती, मैं तब भी यही फैसला करती। ये किसी की जिंदगी का सवाल है। आप बताएं, आप क्या चाहती हैं? हम कोई हल निकाल लेंगे, कोई दूसरा रास्ता मेरे पास। खिजर, वो ये है कि तुम सिमी से निकाह कर लो। निकाह? खिजर पर हैरत के पहाड़ टूट पड़े।
वो शिशद्दर सा उन्हें तके गया। हाँ निकाह खिजर, सिमी की पाक दामनी तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता, और ये मेरा फैसला है कि तुम्हें अभी इसी वक्त उसे अपने निकाह में लेना है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अम्मा जान, खिजर ने बामुश्किल अपने एहसासात पर काबू पाते हुए सर पर हाथ मारा। आप बहुत जज्बाती हो रही हैं। मैं उससे निकाह कैसे कर सकता हूँ? क्यों नहीं कर सकते? क्या सिमी तुम्हें अपने काबिल नहीं लगती, या तुम भी दुनिया की तरह उसे ठोकरों पर रखने का हौसला रखते हो? ऐसी बात नहीं है, खिजर ने लब भींचते हुए कराह कर कहा था। सिमी में कोई कमी नहीं है, बल्कि वो कुछ कहते हुए रुका। वो उन्हें कैसे समझा सकता था? लेकिन अम्मा जान, निकाह ये बहुत बड़ी बात है। वो मुझे नहीं जानती, मैं उसे ठीक से नहीं जानता। हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल अजनबियों की तरह हैं। फिर कैसे यकदम? उसकी बात पूरी होने से कबल शकीला ने काट दी थी। इसकी फिक्र तुम मत करो, ये शायद कुदरत का फैसला है। वो फीका मुस्कुरा दी। पहली बार ऐसी सूरत हाल में खिजर की पुतलियां सुकड़ी। कैसे फिक्र ना करूं, ये बहुत बड़ा फैसला है। बहुत सी शादियां ऐसे होती हैं जो खानदानों में तय होती हैं। दुल्हा दुल्हन एक दूसरे से पहले भी नहीं मिले होते। इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या वो कामयाब नहीं होती? तुम समझो ये अरेंज मैरिज है। उसकी माँ पहले से सब कुछ तय किए हुए थी। खिजर बेचारगी से उन्हें देखे गया। क्या वो इतनी मासूम थी कि ऐसे हालात में भी वो पहले निकाह और फिर कामयाब शादी तक पहुंच गई थी? सिमी की डेट भी फिक्स हो चुकी है, वो अपने कजन के साथ। अब सब खत्म हो गया है, तुम भी सब भूल जाओ। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए सिमी को मुंतखब कर लिया है, वो ठोस लहजे में बोली थी, ऐसे कि खिजर इनकार ना कर सके। और शुमाइला, खिजर ने अपनी माँ को शिकायती निगाहों में तोला। शकीला ने नजरें नहीं चुराई। उसने तो खुद तुम्हें ठुकरा दिया खिजर, तुम्हारी मोहब्बत की नफी कर दी। उसके बारे में सोचना बेवकूफ़ी है। मैं जज्बाती नहीं हूँ, महज ये बात सुनकर अना का मसला नहीं बना सकता। मैंने उसको यकीन दिलाया था, और जो तुम लोगों ने उस लड़की के लिए जिंदगी और मौत का मसला बना दिया, वो मुझे इससे बात करने दें प्लीज। इसका कोई फायदा नहीं है, वो कभी सर उठाकर कबूल नहीं करेगी, और अब सिमी की खोई हुई इज्जत वापस नहीं आ सकती। मैं सिर्फ उसकी जिंदगी बचाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि तेज तेज बोलते हुए शकीला को बेटे की हालत पे शदीद रहम आया होगा कि गहरी सांस लेकर रह गई। देखो बेटा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और मुझे हमेशा तुम पर फख्र रहा है। उन्होंने मोहब्बत से खिजर के गाल छुए। मैं कभी तुम पर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं करना चाहती, मगर तुम सोचना जरूर कि ऐसे वक्त में तुम्हारा दिल क्या कहता है। तुम्हें जो ठीक लग रहा है वो करो। मैंने सिमी को यहाँ बुलाया है, तुम्हारा दिल ना माने तो बाहर मत आना। हाँ, मगर याद रखना कि सिर्फ यही चंद घंटे हैं, महज चंद घंटे। मैंने भी तो कुछ सोच कर फैसला किया होगा ना। उन्होंने फीकी सी मुस्कुराहट खिजर को अनायत की। उफ, खिजर का दिल डूबा। गाल थपथपाते हुए वो सारी बात खिजर पर छोड़कर पलटने लगी। उफ, ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग। खिजर पर झंझलाहट सवार होने लगी। इस तरह कैसे हो सकता है उसके साथ? माँ जानती थी खिजर उनकी नाफरमानी नहीं करेगा, फिर भी उन्होंने धप से बेड पर बैठे हुए उसने अपना चकराता सर हाथों में गिरा लिया, आंखें बंद की, वजूद ढीला छोड़ा। हरारत मुट्ठी में बंद, धड़कन मामूल पर आई, दिमाग ठंडा हुआ और उसे सिमी याद आई। फिर शुमाइला। उफ, शुमाइला का पहुंचाया शौक। सिमी की क्या हालत हुई होगी। कुर्ब से आंखें मींच ली। शुमाइला के मोबाइल पर कॉल की तो वो ऑफ मिला। माँ सच कह रही थी, वो शायद किसी का सामना नहीं करना चाहती थी। शुमाइला झूठ बोल सकती थी या नहीं? खिजर को धचका पहुंचा। उसके अंदर मौजूद अपनी पसंदीदा शख्सियत का बुत तमाम तर गहराइयों से हिल गया था, और बुत हिले तो अपनी असली जगह से भी सिरकते हैं। भले 1 इंच, मगर दिल में 1 इंच जगह भी सारा दिल घेर लेती है। उसके बाहर निकलने से पहले दस्तगीर साहिब खुद अंदर आ गए थे। नहायत दोस्ताना अंदाज में उसके कंधे पर हाथ मारते हुए उन्होंने हंसते हुए कहा था, मर्द हो यार, क्या लड़कियों की तरह मुंह बनाए बैठे हो? निकाह हो रहा है तुम्हारा, बैठे बैठाए तुम्हें किस चीज की टेंशन है? वो खुद अपनी बात पर हंस पड़े थे। खिजर को हंसी नहीं आई, साथ देने को भी नहीं। उठो शाबाश, अपनी माँ पर भरोसा करो। अरे, इस अल्लाह की बंदी ने मेरी जिंदगी बना दी, तो तुम तो फिर उसके बेटे हो, और बेटा अपने ही अपनों के काम आते हैं।
अपनी सोचों में उलझा वो आखिरी जुमले पर चौंक ना सका। वो माँ बाप की मसाली मोहब्बत से वाकिफ था। शायद इन दोनों की मोहब्बत देखकर ही उसे दोनों से शदीद मोहब्बत करनी आ गई थी और वो उन्हें इनकार नहीं कर पाया था। निकाह से लेकर इस सारे वक्त में उसने सिर्फ एक निगाह सीमी पर डाली थी, लेकिन वो गर्दन इतनी नीचे झुकाए हुए थी कि सिवाय तारीकी के उसे कुछ नजर नहीं आया था। उस एक निगाह ने ही उसे बता दिया कि उनकी जिंदगी किस कदर मुश्किल गुजरने वाली है। लेकिन माँ बाबा दोनों खुश नजर आ रहे थे। खिजर को उनकी खुशी खटक रही थी। अगर वो इंसानियत के नाते ये निकाह कर रहे थे तो जितना मजबूर वो खुद था उतने ही मजबूर वो भी उसे नजर आने चाहिए थे। वो इस खुशी की वजह से समझने से गाफिल था और ये वजह दरियाफ्त करने के लिए ये वक्त मुनासिब ना था। वहाँ मौजूद लोग ना मौका। हाँ, रुखसत लेते वक्त अम्मा जान की आखिरी ताकीद भी उसे याद थी। उसकी पेशानी चूमते हुए उन्होंने कहा था, मैं बहुत जल्द तुम लोगों से मिलने आऊंगी बेटा। ये मत समझना तुम्हारी माँ ने तुम्हारे साथ की ज्यादती की और तुमसे शर्मिंदा होकर माफी मांगनी पड़ेगी। नहीं खिजर, मैं मुतमिन हूँ। इस रिश्ते को निभाने की कोशिश करना बेटा। सीमी भले रात की तारीकी में और गैर रवायती तरीके से तुम्हारी जिंदगी में शामिल हुई है, मगर तुम्हें एक बेहतरीन शरीके सफर मिल गई है। कोई और मौका होता तो वो कहता, इतनी खुशी की वजह इस निकाह के पीछे जरूर आपकी साजिश लगती है, मगर इस वक्त वो माहौल का तनाव कम करने के लिए भी इतनी हल्की फुल्की बात नहीं कह सका। और अब उसने इस बेहतरीन शरीके सफर पर एक नजर दौड़ाई जो इतनी खामोश थी जैसे वजूद ही ना हो। 2 घंटे की ड्राइविंग के बाद वो शहर की हदूद में दाखिल हुए थे। घर तक पहुंचने पर खिजर को कॉलोनी की मस्जिद से फजर की पहली अजान सुनाई देने लगी थी। गाड़ी गेट के सामने जाकर रुक गई। खिजर पहले गाड़ी से उतरा, फिर दूसरी तरफ जाकर उसने सीमी की साइड से डोर खोला। उसे लगा शायद सीमी सो रही है, हाथ बढ़ाकर उसे जगा दे। उसने हाथ जरा सा आगे बढ़ाया, उसको कंधे से छुए या फिर उसका नाम पुकार ले, मगर दोनों के दरमियान कायम हुए इस नए और मजबूत रिश्ते ने एक लम्हे को अजीब से एहसासात में जकड़ लिया था। सीमी सोई हुई नहीं थी, हल्का सा चौंकी। सर उठाकर देखा तो खिजर को अपना मुंतजिर पाया। हाथ आगे किए, जरा सा उसकी तरफ झुका। उसने हाथ नजर अंदाज किया, फिर आहिस्तगी से उठकर वो बाहर निकल आई थी। खिजर जरा सा दूर हट गया था। हिना जाग रही थी। खिजर ने उसे पहुंचने से पहले ही टेक्स्ट कर दिया था। दरवाजा उसी ने खोला। एक खामोश सी नजर बहन पर डाली। हिना ने मुस्कुराकर दोनों का इस्तकबाल किया, जैसे वो कहीं घूम फिर कर वापस आ रहे हों। अम्मा जान की परछाई। खिजर ने सर झटका। खिजर ने गाड़ी अंदर पार्क की। वो दोनों अभी तक वहीं खड़ी थी। हिना सीमी से मिल ली थी। कैसी हो सीमी? हल्की सी दोस्ताना मुस्कुराहट के साथ हिना ने खामोशी तोड़ने की गर्द से सवाल पूछा था। सीमी ने सर हिलाने पर इक्तफा किया। चलो आओ अंदर, बहुत थक गई होगी। रास्ता देते हुए दो सवाल किया था। जवाब में सीमी की निगाह खिजर की तरफ उठ गई थी। पहली नजर, पहली आशनाई। खिजर की निगाहें भी उससे मिली थी। दोनों ने जवाब नहीं दिया। दोनों ने निगाहें समेट ली। वो चलते हुए अंदर आ गए थे। लाउंज में निस्बतन कम मगर सर्दी का एहसास जाग रहा था। इस मर्तबा सरमा के इख्तिताम तक सर्दी कम नहीं हो रही थी। आराम से यहाँ बैठो। रास्ते में खिजर ने तुमसे यकीनन चाय का तो नहीं पूछा होगा। वो फिर से नॉर्मल अंदाज में बोलती यकीन से कह रही थी। यकीनन अम्मा जान ने उसे हदायत की होगी कि सीमी को अजनबियत का एहसास ना होने दे, मगर वो जितना भी बेतकल्लुफ हो लेती, दरमियान की ये सर्दी खामोशी बड़ी मैनी खेज थी, अजनबियत से भरपूर। सीमी सोफे पर टिक कर बैठ गई। पुप्पो कुछ देर में नमाज के लिए जाग गई। मैं सबसे पहले तुम लोगों के लिए चाय लेकर आती हूँ। सर्दी है ना, फिर तुम लोग आराम कर लेना। सीमी तुम कुछ लोगी? उठते हुए उसे ख्याल आया तो सीमी इस्तफसार किया। सीमी ने नफी में सर हिला दिया। आपी मुझे चाय की तलब नहीं है, मैं बच्चों के कमरे में जा रहा हूँ। धीमी आवाज में मना करता वो फौरन वहाँ से उठ गया। हिना को मालूम था कि वो अपने कमरे में क्यों नहीं जा रहा। किसी के पूछने या कहने से कबल उसने वो सीमी के लिए खाली कर दिया था। सीमी जो हिना चली गई तो आंखों में वीरानी भरकर उस बंगले के दरो दीवार को घूरने लगी। खिजर इसकी कहानी का विलन नहीं था, फिर भी उसे अपना वजूद ऊंचे लंबे कले में कैद होता महसूस हो रहा था कि वो उसका हीरो भी तो नहीं था। इसके बाल लंबे जरूर थे मगर रापनजल जितने नहीं। वो
पींग डालकर झूलती हुई उस किले से आजाद हो जाती। ये ऊंची छतों वाला किला जो मलगजे उजाले में इस वक्त वीरान और बेमकसद लग रहा था, उसके दिल की तरह, उसकी जिंदगी की तरह। दोनों खाली हाथ खाली दिल हवेली लौट आए थे, थके थके से बेहद निढाल और शिकस्त खोरता। कुछ बोलने के लिए दोनों के पास कुछ नहीं था। दोनों नहीं जानते थे कि नुकसान किसका हुआ है और किस नौयत का, मात किसे हुई है और किस दर्जे की, वारदात दिल पर हुई है लेकिन किस जज्बे की। खसारा बड़े जोर का हुआ था और मोहब्बत छीन गई थी। मोहब्बत उनके लकीरों से चुरा ली गई थी, या मोहब्बत खुद अपनी जगह बदल गई थी, उनके दिलों से उठकर किसी और के वजूद में पैवस्त हो गई थी। शमरेज जिस तेजी से अंदर आया था, उसी रफ्तार से सीटिंग एरिया अबूर करके अपने कमरे में बंद हो गया था। शुमाइला बोझल कदमों से चलती हुई उनके सामने जरा देर रुक गई थी। क्या हुआ है? उसके चेहरे पर छाई रंज की कैफियत भांप कर नुदरत ने सवाल किया था। शुमाइला ने एक सांस अंदर खींचा। सिमी घर नहीं है, वो कहीं चली गई है। वाकई? तहय्युर से बोली। हाकिम, अंकल ने सानिया का निकाह अपने से बड़ी उम्र के आदमी से कर दिया है जिससे सिमी का होना था। ओ मेरे खुदाया! पुप्पो समेत वहां बैठा हर नफूस भौंचा कर रह गया था। बहादुर साहिब सख्ते में आ गए थे। हाकिम से कुछ बैद ना था, फिर भी कोई शख्स इतना संग दिल हो सकता है? बड़ी देर बाद वो यासीरिया से गोया हुए थे। सिमी ने भी तो कुछ कम नहीं किया भैया, देख लें, भाग गई ना? पुप्पो नागवारी से बोली थी। नुदरत तो जैसे कुछ बोलने के काबिल ना रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा सिमी कहाँ चली गई। शुमाइला का गला रंध गया, आंखें डबडबा गई। हर गुजरते लम्हे के साथ उसका गिल्ड बढ़ता जा रहा था। कैसी बेवकूफी की बात कर रही हो शुमाइला? जाहिर है उसी लड़के के साथ गई होगी, और कहाँ जाएगी? उसके बाप को चाहिए था कि जाकर उस बंदे का गिरेबान पकड़े जो यहाँ आकर उछल रहा था। नहीं पुप्पो, शुमाइला की आंख से बूंद बूंद आंसू टपका। वो किसी लड़के के साथ नहीं जा सकती। मैं बचपन से उसे जानती हूँ। मैंने कभी मुझे नहीं बताया तो? बेटा, इससे पहले क्या तुम ये जानती थी कि वो तुम पर इल्जाम लगाएगी? नहीं ना, हालात ऐसे बन गए थे। वो और क्या करती? वो मुझसे मदद मांग रही थी। कितने ही आंसू दिल पर गिरे, दिल और आंखें जलने लगी। वो जाने कब तक इस झूठ के सहारे खुद को मासूम साबित करेगी। शायद हमसे भी कोताही हुई है, बात संभल सकती थी। बहादुर साहिब तासुब से बोले थे। मैं उस वक्त गुस्से में था। वो सब हाकिम से ना कहता। उनके चेहरे पर मलाल था, आवाज बुरबुराहट नुमा। आपने क्या कहा बाबा? देखो शुमाइला बेटा, हम इंसान हैं और कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आला ज़र्फी का सबूत चाहते हुए भी नहीं दे पाते। तुम शायद अभी नहीं समझ सकती ये मामला कितना संगीन है। वो गहरी संजीदगी से बेटी को बता रहे थे। वो सांस रोक के सुने गई। वो बेटी जो अच्छी तरह जान चुकी थी कि मामला कितना संगीन रुख इख्तियार कर गया है, लेकिन हाकिम के मजाज को भी बखूबी जानता हूँ। शायद मैं ही गुस्से पर कंट्रोल कर लेता, मगर मुझे अपनी बेटी पर लगा हर इल्जाम हटाना था। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि हाकिम क्या किसी भी शख्स के जहन में तुम्हारी इज्जत में जरा बराबर कमी आए। वो शायद उसे ठंडा करना चाह रहे थे, मगर शुमाइला की आंखों में सवाल रकम था, उलझन की लकीर, नासमझी की परछाई। आपने क्या कहा बाबा? अटक अटक के उसने सवाल दोहराया। पलकें नहीं झपकी। मैंने हाकिम को सीमी के बारे में सच बता दिया है। कैसा सच? बदवक्त लबों से निकला। पलकें साकत, वही जो वो करती रही है। ना जाने क्यों वो नजरें चुरा रहे थे। जब आला ज़र्फ नहीं थे तो नजरें मिलाकर कबूल क्यों नहीं कर रहे थे? आपको उसके सच का कोई इल्म नहीं है बाबा? शुमाइला का गला रंध गया। वो रो देने को हो गई। उसका दूसरा सच, वो हमेशा तुम्हारा नाम इस्तेमाल करती आई है। सो इस बार भी और इससे पहले तुम्हारे नाम पर कितनी किस्से कहानियां घड़ती आई है। लोग सिर्फ उसका नाम ही नहीं जानते, वरना काम। बाबा, गैर यकीनी सदमे से शुमाइला ने पुकारा। सिर्फ पलकें नहीं, सांसें साकन हुई। चेहरे पर गम का गुबार ठहरा, जैसे धक्का लगा हो, कोई धचका पहुंचा हो, शदीद और जोरावर। उसका अपना झूठ पलट पलट कर उसको तमाचे मार रहा था। ये क्यों किया आपने? और ऐसे वक्त पर शिद्दते गम से वो बात मुकम्मल नहीं कर पाई और लब भींच कर सिसकियां रोकने लगी। वहां मौजूद हर एक नफूस के कंधे पर बैठी खामोशी उनके होंठ पकड़ चुकी थी।
कुछ बाकी ही कब रहा था। सब कुछ हाकिम के सामने था। वो वैसे भी चुप बैठने वाला नहीं था। हाँ, लेकिन अफसोस हो रहा है कि शायद मुझे ये कहने का हक नहीं था, वो अब तासुब भरे लहजे में कह रहे थे। जब सब खत्म हो गया था तब अफसोस की जगह भी नहीं। पर फिर भी बहुत गलत किया बाबा, आप कैसे कर सकते हैं ऐसा? शुमाइला फूट फूट कर रो दी। आप जानते थे मैं इतने सालों से उसके राज की हिफाजत कर रही हूँ, यहाँ तक कि उसका ये राज मैंने खुद पर ओढ़ लिया। मुझे तो कभी लगा ही नहीं कि लफ्जों की जादूगरी मुझे नहीं उसे आती है। मैंने कभी उसे कहा ही नहीं कि तख्लीककार मैं नहीं वो है। फिर आपको क्यों लगा कि वो मैं नहीं हूँ, सिमी है? शुमाइला के नदामत में जमा आंसुओं की बरसात इस वक्त उमड़ उमड़ कर आ रही थी। उसका दिल चाह रहा था कि तालियां पीट कर अपनी किस्मत पर दिल खोल कर हंसे और फिर बैठकर शोक मनाए। उसके कंधों पर इर्द गिर्द से कितने गुनाह इकट्ठे हो रहे थे जो वो करना भी नहीं चाहती थी और कुदरत जैसे उसके रिकॉर्ड में डालती जा रही थी। शुमाइला, यहाँ बैठो, उन्होंने तहम्मुल से शफकत से पुकारा, मगर वहां होश किसे था? नहीं बाबा, आप मुझे बताइए, आपको क्यों लगा कि लिखने वाली सिमी है, मैं नहीं? आपको कहाँ से लगा वो मुझे इस्तेमाल करती रही है? उसकी आवाज हमारे गम के मध्यम होती जा रही थी। बहादुर साहिब ने गहरी सांस ली, क्योंकि यही सच है। बेशक तुम उसकी मदद कर रही थी, मगर उस सब की जिम्मेदारी वही है। वो शोहरत, वो सारी किस्से कहानियां उसी के फैलाए हुए हैं और उसी को भुगतना है। मेरी बेटी ये सब नहीं करती, उन्होंने पचकारा, मोहब्बत से पुकारा, लाड से, लेकिन गुम सी शुमाइला। आप कह रहे हैं आपकी बेटी इस काबिल नहीं है? सरगोशी नुमा आवाज पैदा हुई। आंखों में सरासमीगी का अनोखा तासुर। इतने सालों से वो हर एक की जुबान पर, सोशल मीडिया की हेडिंग्स पर, हर फ्रंट सफे पर, खतों के अव्वलीन लफ्जों पर, सबसे भरकर खिजर की नोक जुबान पर अपना नाम चमकता देखती आई थी। लोगों से अपने नाम की माला जपते सुनती आई थी और आज सालों बाद वो कबूल क्यों कर ले कि शुमाइला कुछ भी नहीं है? सरासर नफी, कोई 0 पॉइंट, और उस पर सिमी का टैग है। आपको याद है बाबा, आप सिमी पर कितना फख्र किया करते थे। आप कहते थे ऐसे लफ्ज तराशने वाले सदियों में कहीं कहीं पैदा होते हैं और ऐसा आजाद इस सदी मिसले बहिश्त के हाथ में आया है। आप कितना हैरान होते थे कि यकीन ही नहीं आता कि तुम लोग बंद कमरों में लिखते हो। ये तो वो आंखें लगती हैं जिन्होंने दुनिया को तायराना नजर में भांप लिया हो। आज आप कह रहे हैं कि मुझे तुम पर भी फख्र है बेटा, मुझे तुम पर आज उससे भी ज्यादा फख्र है। वो मजीद कुछ कहे जा रहे थे कि शुमाइला ने बात काट दी। आज आपको आज हालात देखकर मुझ पर ज्यादा फख्र है, और कल बाबा देखो शुमाइला, बहादुर साहिब यकायक संजीदगी इख्तियार करने पर मजबूर हुए थे। सिमी जो भी है, बहरहाल तुम वो नहीं हो, तुम्हारी अपनी एक पहचान है, तुम मेरी, लेकिन मुझे मेरी वही पहचान अजीज है। मैं अपनी इसी पहचान में खुश हूँ। आप ये नहीं कह सकते कि आपकी बेटी को वो दी गई पहचान सिमी की है। वो एकदम जुनूनी सी होने लगी थी। इतने साल बीते थे और इतने साल बीते नहीं थे, वो नक्श होकर रह गए थे। बहादुर साहिब पर अचानक आश्कार हुआ कि शुमाइला एक ऐसे होल में गिरफ्तार है जो उसका है ही नहीं। न जाने कब, कैसे और कहां वो इस चीज को हकीकत समझने लगी थी जो इसमें नहीं थी। यही सच है, नहीं है ये सच? हवास बाख्तगी में उसे समझ नहीं आ रहा था। वो अपने बाप से बहस पर उतर आई थी। होश करो शुमाइला, हालात को कबूल करो। मैं जानता हूँ तुम्हारी जिंदगी में उस लड़की के असरात गहरे हैं, मगर ये इतनी ही जल्दी मिट जाएंगे। अपना तुम्हारे आसपास वो है, ना उसकी झूठी दुनिया। वो उसे सदमे से निकालने के लिए बेरहमी से बोले थे। हकीकत की चोट एक दफा गहरी पड़ना जरूरी है, हल्की हल्की पड़ती रहे तो वो आदी होकर जाहिर हो जाती है। ये मेरी अपनी दुनिया है बाबा, और ये मेरी अपनी दुनिया है बाबा, और ये मेरी ही रहेगी। सिमी क्या करती थी? वो तो सिर्फ अल्फाज लिखती थी, उसके लफ्जों को खूबसूरत अबारत में बनाती थी। वो तो सिर्फ लिख कर मेरे हवाले करती थी। उसके ख्यालात की तराश खराश मैंने की, उन्हें बनाया संवारा मैंने। बाबा, मैंने तो उसके पीले पट्टे सफ़ों वाली कहानियों के नुक्ते कोमे तक खुद लगाए हैं। रात रात भर जाकर मैं उसके लिखे लैपटॉप पर सजाती थी। जो मेरा मुकाम है आज, उस पर मेरी मेहनत शामिल है। आप किस तरह? बोलते बोलते वो पूरी तरह हाँप गई और शिकवा की निगाहों से देखने लगी। रात भर जागी, दर्द में डूबी वो आंखें कितनी सुर्ख थी।
एक बाप का दिल चीर गई। लेकिन इस सब के बावजूद सिमी की अहमियत वही की वही है। अपने ख्यालात के समंदर से तुम्हें हाथ डालकर जग भर कर पानी देती थी। तुम अपने सलीके से अगर आगे पेश कर देती तो क्या हुआ? ये सब सिमी तुम्हारे बगैर भी कर सकती है, मगर क्या तुम्हारे पास ऐसे ख्याल की छोटी मोटी नदी भी है? भैया प्लीज खामोश बैठे। फूफो मजीद चुप नहीं रह पाई थी। कुछ बोल तो शुमाइला भी नहीं पाई थी। सिमी समंदर हो गई थी और शुमाइला छोटी छोटी नदी। क्या वाकई? या वो भी नहीं। शुमाइला को काफी देर बाद अपनी सांसों की हल्की हल्की आवाज सुनाई देती महसूस हुई। वो इतनी बड़ी बात सुनकर भी जिंदा खड़ी है। हाँ खड़ी है, क्योंकि अभी उसे पता नहीं है इससे भी बड़ी बड़ी बातें देखने के लिए उसका जिंदा रहना जरूरी है। मैं बड़ी दिक्कतों से उसके अंदर से आवाज बरामद हुई। एक सर्द आह, एक नोकीली हिचकी। मैं लिख कर दिखाऊंगी, उसने सरगोशी की। मैं खुद से लिख कर दिखाऊंगी कि मेरा सहारा सिमी नहीं है। खुद से अहद किया। आपको अपनी बेटी की सलाहियतों पर भरोसा नहीं है और मुझे ये गवारा नहीं है। अब आप जान लेंगे। मैं बस चाहता हूँ तुम पुरसुकून हो जाओ। ये सब जरूरी है शुमाइला, भूल जाओ, सब निकाल दो अपनी जिंदगी से ये चैप्टर। नहीं, उन्हें शुमाइला पर अफसोस हो रहा था। कितनी जिद्दी लगने लगी थी वो शुमाइला को अंदर ही अंदर हारता नहीं देखना चाहते थे। हाँ शुमाइला, मेरी जान, सब भूल जाओ। उस लड़की ने तुम्हारी परवाह नहीं की तो तुम क्यों उसे सर पर सवार करती हो? दफा करो। देखो हम यहाँ तुम्हारे लिए आए हैं ना। फूफो शीरी लहजा अपना कर मुखातिब हुई थी। शुमाइला ने आंसू झटके नफी में सर हिला दिया। नहीं फूफो, अभी नहीं। मुझसे एक इंसान खोई है, चंद दिनों का साथ नहीं है, बचपन से जवानी की बात है, उम्र का एक हिस्सा है, मेरी जात से जुड़ा टुकड़ा है। वो इतनी जल्दी नहीं भूल सकती उसे। उसने ना जाने ये अल्फाज एक सांस में किस सब्र से कहे, ना जाने किस जबर से वो वहां से आई थी। कदमों की चाप हमरा रही और अल्फाज पीछे गूंजते रह गए। अपनी ही कही बात उसकी समातों में कहीं देर से गूंजी और दिल अरक अरक हुआ। सिमी, सिमी, सिमी। एक नाम उसकी शख्सियत, उसकी दिल की दुनिया को तहबाला कर रहा था। उस लड़की का गम उसको अंदर ही अंदर मार रहा था, बुरी तरह कुचल रहा था, जहर बनकर फैलता जा रहा था। अंदर बाहर स्याही स्याही। मैं उसे ढूंढूंगी, उसे अपनी जिंदगी में लाऊंगी। हाँ, इतनी जल्दी नहीं। वो ड्रेसिंग टेबल पर मुठ्ठियां भींचे दोहरे कुर्ब से गुजर रही थी। तकलीफ थी, संभलने नहीं दे रही थी। मैं जानती हूँ तुम मेरा इंतजार कर रही हो। तुम मुझे मायूस नहीं करोगी, हमेशा ही नहीं करती। अब मुझे सबूत देना है। वो आईने में झलकती अपनी शक्ल में सिमी को मुखातिब करके वादा कर रही थी, अहदो पैमान बांध रही थी, सच कह रही थी। हालांकि वक्त सिरक गया था। अब उसके दुख को ना तो फिक्र की आंख से देखा जा सकता था, ना तशवीश की सोच से पढ़ा जा सकता था। उसकी कैफियत तो बस अब एक ही नाम देने के लिए रह गई थी, और वो था बाद अज मर्ग व वेला। जिंदगी फकीरों का घोंसला हो गई थी, ऐसे बिखरी कि तिनके को तिनके की खबर ना रही। वही आसमान, वही मौसम, वही सुनहरी किरणों वाली धूप। मगर जिंदगी ऐसी तपश की लपेटें सहने की आज से पहले कब आती थी? ये आजमाइश के शोले थे, बस जला रहे थे, भस्म ना करते थे, लपक लपक कर सता रहे थे, खत्म ना करते थे। एक ख्वाब का सा यकीन था कि आंख में अटका पानी का बुलबुला फुटकेगा, बदन को जरा सी झरझरी आएगी, लाशौरी शौर से अलग होकर दूर जा गिरेगी और नींद खुल जाएगी। आह, तो बुरा ख्वाब था ये, एक भयानक सपना। चंद लम्हे लगेंगे मुंतशिर हवास मुज्तमा करने में, मैं और कंधे झटकने की देर होगी। जिंदगी रवां दवां हो जाएगी। जिंदगी जिसका कोई सानी नहीं है, जिंदगी जो सानिया का कहका है, जिंदगी जो एक सानेहा है। सरमा रुखसत हो रहा था, मगर उसकी रातें जैसे ये बर्बादी का फैसला देखने तक ठहरी रही। दिन पर तपश, रातें ठंडी यख, एक ही मौसम के दो रूप, एक जिंदगी के दो रूप। धोखा फरेब, जाने क्या क्या, धोखा फरेब और जाने क्या सहती वो लड़की इस खेल का हिस्सा है। करम इलाही के घर में चिरागा हो गया था।
एक हीर उसकी दस्तरस में थी। हीर के कसीदे उसने सिर्फ सुन रखे थे। आज उसको पूरा यकीन था इस सोगवार हुस्न और कर मुंजमद बैठी सानिया से तो कम ही होगी। सचमुच की हीर सानिया की तस्वीर होगी, इतनी मगमूम के जैसे उसके रांझे का कशकोल बेरहमी से तोड़ दिया गया हो। उसके सामने एक तमाशा बड़पा था, तरह तरह की देखने वाली आंखें, भांत भांत की आवाजें, शरीर मुस्कुराहटें, लुत्फ अंदोज होती निगाहें। करम इलाही के घर के सहन में जो देंगे मुंदे मुंह उल्टी पड़ी थी। कुछ वक्त तक ये मुंह तार खुश रंग खुश जायका बिखरे बकरे के गोश्त के सालन से लबालब भरी थी। करम इलाही सखी हो गया था। बस्ती के एक एक घर को बुलाकर उसने दावत खिलाई थी और अपनी खुशी पर नहायत ऊंचे ऊंचे कहके लगाए गए थे। सानिया खाली खाली नजरों से सबको देखती थी, कहके सहती, जैसे ये कहके कि खतरनाक आवाज उसके घर के मर्दों की हो, अब्बा की, ताया की, मोइन की या फिर फता की। आज इन सब के शोले इतने ऊंचे थे कि सानिया का कद छोटा पड़ गया था। सर उठाकर एक नजर देख लेना दो भर। उसने निगाहें घुमाकर देखने की कोशिश की। लोगों की भीड़, इंसानों का मिला और वो अकेले गुमशुदा लड़की। दीवार के साथ लगे लगे न जाने उसकी टांगों ने कब रहम खाया था, जो वो सुन होकर उसे जमीन पर बैठने पर मजबूर कर गई थी। करम इलाही, मुजम्मिल, चंदा खाने से लुत्फ अंदोज होकर फारिग हुए थे। खाना शदीद तीखा था, मगर ये मौजू चटखारेदार था। मैं मान गई तुझे करम इलाही, तू बड़ी ऊंची चीज है। अरे ऐसी बीवी तो तुझे पहली शादी से ना मिली होगी जो अब बैठे बिठाए मिल गई है। चंदा ने हाथ साफ करते हुए खिलखिलाकर तारीफ की थी। मुजम्मिल का कहका उससे ज्यादा बेहंगम था। लफ्ज बीबी का सानिया पर हथौड़ा बनकर बरसा। लफ्ज हकीकत इतनी ठोस थी कि उसका वजूद वो वजन उठाने से इनकारी था। ये अल्लाह की करम नवाजी है करम इलाही पर। चंदा तू तो निरी निकम्मी है, कोई काम की ना काज की, तुझ पर वक्त बर्बाद किया। हालांकि मुझे यकीन था कि मेरी किस्मत के सितारे बड़े रोशन हैं। करम इलाही के एक एक दांत से हंसी फूट रही थी। कहीं कहीं गिनती के दांत बचे थे। हाय चचा, चंदा की मसनूई सदमे से बुरी हालत हो गई। तेरे दिन क्या फिरे, तूने आंखें माथे पर रख ली। कितनी खिदमतें की थी मैंने तेरी। देख मुजम्मिल, चंदा ने शोहर को गुफ्तगू में घसीटा था, जो बार बार उनकी बातों से सानिया के चेहरे के उतार चढ़ाव भांप रहा था। और कोई नहीं, ये दिन ऐसे होते हैं। मैंने तेरे लिए घर बार छोड़ दिया, हम तो फिर गैर हैं। करम इलाही के मुजम्मिल की आंखों में शरारत खिल रही थी। चंदा हंसी दबाकर कुछ फखर से कुछ नखुवा से सर झटकने लगी। अच्छा बकबक बंद करो। करम इलाही ने एक नजर सानिया पर डाली थी। अच्छा अब हमारी बकबक भी बुरी है। ख्याल रखना करम इलाही, ये चिड़िया उड़ गई तो तेरे आंसू हमने ही पूंछने हैं। हाथ पर हाथ मारकर वो अपनी ही बात पर हंसती चली गई थी। अपने दई उसने बहुत पते की बात कर दी थी। करम इलाही यक बैक संजीदा हुआ। ऐसा कुछ नहीं होगा, उसने हनकारा भरा था। ये यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली, उसकी फिक्र तुम लोग मत करो। इसका मूड नहीं बिगड़ा था, उसके लहजे में कुछ और था। दोनों हैरान से रह गए। ख्याल से करम इलाही, इतना अंधा यकीन पीछे से ये क्या करके आ रही है, मालूम है ना ऐसे ही नहीं उसके बाप ने तेरे पल्ले बांध दिया। चंदा के लहजे में हकारत उतरी थी, अल्फाज में करख्तगी। अजियत से सानिया की गर्दन की रगें गुलाबी पड़ने लगी। मैंने कहा है ना, ये करम इलाही का घर, इसकी चार दीवारी कच्ची है, मगर इसकी मौजूदगी को यहाँ पक्का करके रखेगी। ना जाने वो क्या सोच रहा था। चंदा ने सोचा बुड्ढा पागल हो गया है। चलो देखते हैं। बहुत चालाक लग रही है मुझे। दो हंस कर बातें क्या कर ले, सब कुछ ढेर ना कर देना उसके कदमों में। चंदा सबको लालच के तराजू में तोलने की कायल थी। अभी भी अपनी फितरत के मुताबिक कुछ मायूसी से कहने लगी, मुझे सबक ना पढ़ा, चल कुछ नई दुल्हन के लिए भी कर ले। अजनबियत महसूस कर रही है, लग रही है दुल्हन, तो मैं क्या कर सकती हूँ फिर। वो गुस्से में आ गई। जाकर तैयार श्यार कर, उसको निकाह हुआ है आज। कोई मेहंदी चूड़ी, बल्कि जाकर वो चांदी के जेवर ला, उसे पहना। वो किस दिन के लिए रखे हैं। करम इलाही की हदायत पर वो बादल नाख्वास्ता उठी। मुजम्मिल ने चुपके से उसे जाते देखा। चांद सा हुस्न और चांदी के गहने, वल्लाह खुदा
खुदा भी किस किस पर मेहरबान नहीं होता। उसकी 2 उंगलियों ने मूंछों को छुआ था। आवाज इतनी सरगोशी नुमा थी कि उसके अलावा किसी ने नहीं सुनी। चंदा प्लास्टिक के लिफाफे में लिपटे गहने लेकर सानिया के सामने झुकी। सानिया की पलकों में लर्जिश पैदा हुई थी। तेरा बाप आया था एक बार यहाँ। सानिया के पास घुटनों के बल बैठते हुए वो किसी दास्तान गो के अंदाज में कहने लगी। मैं पहली बार उसे देख रही थी, यही करम इलाही के पास बैठी थी। किसी बात पर हंसी मजाक चल रहा था। एक हाथ से पैकेट खोलते हुए उसका अंदाज बड़ा दोस्ताना था। तेरे बाप ने देखा तो नागवारी से उसका मुंह पीला पड़ गया था। मुझे उसकी निगाहें आज तक नहीं भूली। दुनिया की परवाह ना करने वाली चंदा, यानी इतनी बेपरवाह के घर से भागकर आई थी ना। अपनी बात के दरमियान वजाहत देते हुए वो मजे से हंसी। तुम्हारे बाप की नजरों से ख्वाम खा तो हीन महसूस कराती रही खुद को। अब पता चला क्यों बुरा माना रहा था। उसका कसूर ना था। अरे खुद इतनी शरीफ और इज्जतदार बेटियों का बाप जो ठहरा। मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आखिरी अल्फाज पर जोर देकर उसने सारी खोलन सानिया पर अंधेल दी थी। सानिया के अंदर उसकी आवाज के उतार चढ़ाव से आग सी भर गई। तुम कुछ कहने की कोशिश में और अजियत में मारे जब्त के उसने आंखें मीच ली। बोलो शाबाश, तेरी तो जुबान भी है। चंदा ने बच्चों के से भोलपन से गोया पचकारा। अंदाज ऐसा था कि तमस्खर चीख रहा था। सानिया ने गुलाबी पड़ती आंखों से मध्यम आवाज में जवाब दिया। आप हमारे बारे में कुछ नहीं जानती हैं, इसलिए बराए मेहरबानी अपने लफ्जों का बेजा इस्तेमाल मत करें, ना इतने शर्मनाक कयास कायम करें। वाह, चंदा ने बेख्तियार सर धुना। क्या खूबसूरत लहजा है और ऐसी मीठी जुबान। ऐसी अदाओं पर कोई मर मिटे वो बेकसूर और मारने वाले को भी साथ खून माफ। वो असर लिए बगैर बोली थी और दर पर्दा फिर से सानिया पर तंज करना नहीं भूली थी। सानिया को उसे अपने करीब बैठे देखना दुश्वार हो गया था। आप प्लीज मेरे सामने से उठ जाएं। वो आंसू नहीं बहाना चाहती थी। वो किस्मत से हार गई थी, इस दुनिया से नहीं हारना चाहती थी। अब भले मुझे कोई शौक ना हो तुझे देखने का, मगर ये शक्ल तो रोज नजर आनी है। चलो थोड़ा इसे 4 चांद लगाते हैं, या फिर मैं इतनी ही बुरी लग रही हूँ तो तुम्हारे नए नवीले शोहर को बुला लूं। चंदा करम इलाही को सुनाने के लिए दानिस्ता ऊंचा बोली थी। करम इलाही का कहका सानिया का दिल जला गया था। मुझे नहीं पहननेंगे, उसने चपा चपा कर चंदा को मना किया। चंदा ने उसकी जुर्रत मुलाहिजा की, फिर हाथ झाड़ कर उठ खड़ी हुई। दुल्हन के लाड उठवाने के इरादे हैं? आओ चचा, खुद ही संभालो अपनी दुल्हन और जेवर। चंदा सूरत हाल से पूरा लुत्फ उठा रही थी। चंदा की पुकार पर करम इलाही उठा। सानिया की धड़कन थमी। सानिया और करम इलाही, वो तो अभी तक खुद को ना यकीन दिला पाई थी कि वो किसी तूफान का शिकार हो चुकी है। गजा के करम इलाही की फरमाइशें पूरी करना। सानिया की आंखों में वहशत फैली। करम इलाही चंदा से बिंदिया पकड़ रहा था। वो जैसे तीनों तमाशाई थे, उसकी हालत से बेखबर, मस्ती में खुश। करम इलाही के बढ़ते कदम ने उसके अंदर बिजली दौड़ा दी। उसे उस आदमी से खौफ, वहशत बायक वक्त महसूस हो रही थी। इससे पहले कि उस तक पहुंचता, सानिया फुर्ती से उठी और भागती हुई सामने के 2 कमरों में से एक में चली गई और ठक से दरवाजा बंद कर दिया। एक लम्हे का खेल था, एक ही लम्हे में पूरा हुआ था। 3 बेहंगम कह के अंदर तक सुनाई देने वाले लगे थे। वो दरवाजे के साथ लाकर फूट फूट कर रोते हुए दहलीज में बैठती चली गई थी। उसका दिल दहाई दे रहा था। मौत कहीं अच्छी थी इस अजियतनाक जिंदगी से। सिमी, मेरी बहन कहाँ हो तुम? सिमी देखो क्या हो गया है हमारे साथ। सानिया का दिल किसी इंसान की शक्ल में होता तो वो एरिया रगड़ रहा होता। एक नाम के विर्द पर वो गिरगिरा रही थी, कह के बुलंद हो रहे थे। तेज धूप छतों से कूद कर आंगन में फैल रही थी। घर में तूफान के बाद सकूत था। मर्ग उठ जाने के बाद का शोक, एक पुरमलाल खामोशी, सब कुछ लुटाने देने का सन्नाटा। घर में नाश्ता नहीं बना था, चाय क्या गर्म पानी भी ना उबला। चूल्हा सर्द था। तमाम के तमाम मर्ग वाले घर के आसार, सारे में मौत होने के इशारे। एक और नहीं, 3। हाँ, बस एक लाश को सजा के तौर पर रख लिया गया था। उस पर मिट्टी नहीं डाली गई थी,
ना दरबदर किया गया था। ताजवर पत्थर की तराशीदा मूर्ति जैसी हालत में दरवाजे में बैठी हुई थी। चेहरे पर मरवती छाई हुई थी। वो जो इन नजर नहीं आती थी, इस वक्त तो अपनी उम्र से ज्यादा बूढ़ी लग रही थी। किसी के कदमों की चाप उभरी तो उनकी नजरें उठी। बगैर देखे भी वो इन कदमों की सफाकी से अच्छी तरह आशना थी। आ गए आप? उन्होंने बैठी बैठी आवाज में सवाल किया। ना खुरदरा लहजा, ना चुपता अंदाज, ना कोई तंज शिकवा। कब से इंतजार कर रही थी कि आप आए तो एक नजर मैं भी देख सकूं। उनकी नजरें कंधों पर फिसलने लगी। हाकिम को लगा उनका दिमागी तवाज़ुन बिगड़ गया है। क्या? वो उन्हें बहकी बहकी लग रही थी। ना चाहते हुए भी हाकिम को बोलना पड़ा। वो तमगा इम्तियाज, निशाने हैदर, जुर्रते बहादुरी और शुजाअत के कितने फूल सितारों का इजाफा किया गया है आपके कंधों पर। हाकिम के तासुरात फौरन बदले। उनकी दिमागी हालत नहीं बिगड़ी थी, बल्कि वो खुद उन्हें पागल कर देना चाहती थी। मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता। मुझे इस सब की जरूरत कभी नहीं पड़ी। नागवारी ऊद कर आई थी। क्यों नहीं हाकिम? दुनिया में तो वाह होनी चाहिए। आखिरी इसी दुनिया की नजरों में ही ऊंचा बनने के लिए आपने दो दो इंसान मारे हैं। आपका रुतबा तो बहुत ऊंचा हो गया। वो तमस्खर से हंस पड़ी थी, जैसे बहुत रश्क आ रहा हो शोहर पर। हाकिम पलट कर उनके सामने आए। क्या सुनना चाहती हो? दफना आए हैं अपनी औलाद? कैसे कर लिया अपनी आंखों के सामने, अपने हाथों से? उन्होंने सपाट अंदाज में उनका सवाल सुना और आहिस्तगी से झुककर उनके सामने बैठे। वैसे ही जैसे तुमने कर लिया। वो मेरी बेटियां नहीं बन सकी। तुम माँ बेटियों ने मिलकर मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। माजी में हुई मेरी ज्यादतियों को लेकर मुझे लगा था तुमने मुझे माफ कर दिया होगा। तुम हमेशा मुझसे लाताल्लुक बनकर रही। मैंने कबूल किया। मुझे अंदाजा नहीं था तुम्हारे दिल ने मुझसे इंतकाम लेना तय कर लिया है। सर्द लहजा, आंखों में सख्ती सुनकर ताजवर की आंखें तहय्युर से फैल गई। इंतकाम? मैंने इंतकाम लिया है? वो इस शख्स की ज़हनियत पर शुशद्दर रह गई। हाँ, तुम लोगों ने मिलकर मेरी इज्जत खाक में मिलाई है। तुम लोगों की साजिश थी जिसमें तुम्हारी बेटियों ने भी तुम्हारा साथ दिया। इसलिए मुझे कतन कोई दुख नहीं है कि मैंने उनके सामने शिद्दत जज्बात में बोलते उनका लहजा बीच में कांप गया था। वो भी एक बाप थे, शायद उन्हें भी दुख हुआ होगा, मगर अजली फितरत गालिब आ गई थी। कितनी बदगुमानी है आपके अंदर। ताजवर ने सुर्ख चेहरे के साथ साथ तंजिया कहा था। मैं इतनी बेरहम नहीं हूँ हाकिम। मैंने अपनी बच्चियों को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है, मगर उन्हें आप जैसे बाप होने की सजा मिली है। उनका बस नहीं चल रहा था कि हलक फाड़ कर चलाएं, इतना के सामने बैठे इंसान की समातें मजरूह हो जाएं। सजा और सबक मुझे भी बहुत बड़ा मिला है। तुमने मेरी जिंदगी और मेरी आखिरत दोनों बर्बाद कर दी। तुम्हें मेरी जिंदगी में नहीं होना चाहिए था। कितनी जल्दी ये नेक ख्याल आया है आपको। आंसू पीते पीते वो दुख से रो पड़ी। एक उम्र काट दी कैद बंदिश में। ना रहाई का ख्याल सूझा, ना अजियत सुकून बनी। वक्त भी मिला सोचने का तो कौन सा। वो रुख फेर कर दूसरी तरफ देखने लगी। हमेशा बर्दाश्त करना बहुत ज्यादा लगता था। हमेशा करती आई। मुझे बताओ सिमी कहाँ है? उसे उसी के साथ भगाया है तुम लोगों ने? कौन सिमी और कौन वो? मैं किसी को नहीं जानती। मैं किसी से वास्ता नहीं। वो सख्ती से जवाब देकर वो हाकिम की आंखों में देखने लगी। आंखों में साफ साफ सच्चाई लिखी थी और सवाल का जवाब भी तहरीर था कि वो किसी सूरत नहीं बताएगी। हाकिम ने एक गहरी सांस ली। खाम ख्याल है तुम्हारी। घुटनों पर हाथ रख कर बोले। वक्ती जीत हाथ लगी है तुम्हारे। मैं इसी को जरूर तलाश करूंगा और उसके बाद चाहे फांसी झूल जाऊं या जेरे जमीन होना पड़े, मैं इन दोनों का अंजाम तुम्हारे सामने करूंगा। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। उनके लहजे में ऐसी सरसराहट थी कि ताजवर के बदन में सनसनी सी दौड़ती चली गई। कहानी खत्म होने वाली है हाकिम। ताजवर की बात ने उनके बढ़ते कदम रोके। हर एक अपने अंजाम को पहुंचने वाला है, वो भी जिसके अंजाम आपने अपनी मर्जी से करने चाहे और वो भी जो खुद से अनजान है। आपने जो करना था कर लिया है। अब इसके नताइज देखिएगा। अभी बहुत कुछ रहता है ताजवर, इतनी जल्दी नहीं। उनके लबों पर भी यह घसीली मुस्कुराहट आई। अंजाम तो अभी बाकी है और यही अंजाम तय करेगा कि ये इकदाम कितने महंगे पड़ते हैं। मैं सोचती थी आप सिर्फ शोहर ही संग दिल हैं, आप तो बाप भी बेरहम हैं। वो अपने दुख को बाहर का रास्ता देने के लिए उनसे सर फोड़ रही थी, जिन्हें शायद कोई फर्क ही नहीं पड़ा था।
तुम ने अगर ये समझ लिया कि मैं बेगैरती कबूल करके सर झुका कर बैठ जाऊंगा तो ये तुम्हारी भूल है। तुम्हें पहले सोच समझ कर ये कदम उठाना चाहिए था। अपने लिए तुमने अपनी औलाद कुर्बान की है। मैं सिर्फ सही वक्त का इंतजार कर रही हूँ हाकिम, जो कि अब बहुत करीब नजर आ रहा है, बहुत वाज़िया। याद है आपको जब वो मासूम सा बच्चा खिजर आपके हाथों मरते मरते बचा था। ताजवर ने उनकी वो दुखती रग छेड़ी जिन पर उन्हें सारी जिंदगी अफसोस रहना था। वो बच गया था। उस वक्त आपकी बहन नीलम के सामने मैंने एक बात की थी, अच्छी तरह याद होगी आपको। मेरी वो हसरत अब दूसरी तरह से पूरी होने वाली है। जिंदगी सिर्फ आपकी बर्बाद नहीं हुई हाकिम, आपको ही नहीं मुझे भी आपकी जिंदगी में नहीं होना चाहिए था। वो अपनी बात मुकम्मल करके उठी थी। हाकिम के सामने तराजू के दो पलड़े में ये अल्फाज और माथे में हुई गुफ्तगू झूलने लगी। वो मुंजमद कदमों पर कई सानिये जमे रहे। अंजाम करीब है, हर एक अपने अंजाम को पहुंचने वाला है। कौन, कब, कैसे और किस तरह से ये वक्त जान लेने वाला था। सूरज के आंख मलने पर पूरा शहर बेदार हो चुका था। सुनहरी धूप से भरी फुटपाथ पर जिंदगी की सरगर्मियां भी भरपूर अंदाज में रवां दवा थी। ऐसा ही चमकता सूरज उस कॉलोनी के उस घर पर भी रोशन था जहां दूर के मुसाफिर रात के आखिरी पहर अपना सफर खत्म करके पहुंचे थे। हिना के घर सुबह का आगाज हो चुका था। हिना मुस्तैदी से टेबल पर नाश्ते के लवाजमात सजा रही थी। पास ही कुर्सी पर बहुत खूबसूरत और मासूमियत से भरपूर नक्कोश वाली 6 साल बच्ची बैठी थी जिसकी जुबान हस्बे आदत चपड़ चपड़ चल रही थी। मनाहिल को अपने हम उम्र बच्चों की तरह मुसलसल बोलने का नहायत शौक था और खाने का कतन शौक ना था। इसलिए मनाहिल ने नखरों के आगे हिना की हर सही आजज गुजरती थी। मम्मा, आप मेरी बात बिल्कुल नहीं सुन रही हैं। आपको बस अपना ऑर्डर मनवाना आता है। हिना को बेतौजी से सुनता देखकर मनाहिल के मजाज पर सख्त गिरा गुजरा। वो मुंह फुलाकर बैठ गई। मम्मा की जान, मम्मा आपको सुन रही हैं, आप बोलते रहो। हिना नाश्ते के बर्तनों को ढक्कन से कवर करते हुए उसी अंदाज में बोली। मगर आप तो काम कर रहे हो, यहाँ आकर बैठो मेरे सामने। उसने उंगली उठाकर नई फरमाइश की। बेटा, अभी दादाबू और बाबा आएंगे, उन्हें नाश्ता चाहिए होता है ना। आप खा क्यों नहीं रही हैं? जल्दी करें, स्कूल जाना है, बाबा को लेट हो जाएगा। उसे यूं ही फारिग बैठा देखकर हिना को नई फिक्र ने घेरा, जबकि मनाहिल के इत्मीनान में जरा भी फर्क नहीं पड़ा। मैं आज बाबा के साथ स्कूल नहीं जा रही। क्या मतलब? हिना ने मुड़कर उसे भूमें उठाकर देखा। मैं आज मामू के साथ जाऊंगी, मैंने उन्हें सोता देख लिया है। मनाहिल बड़े फख्र से गोया हुई, जैसे स्कूल ड्रॉप करने का मसला उसे लाहक ना हो। ओ, हिना ने फुर्सत से उसे देखा। वो अपने मामू से इतनी ही करीब थी कि अगर बाबा मौजूद ना होते वो खिजर के साथ हर काम खुशी खुशी कर लेती थी। पर बेटा, आपको मालूम है वो सुबह के करीब सोए हैं। आप चाहते हुए उनकी नींद खराब हो, लेकिन अभी तो टाइम है ना। मनाहिल ने सर पे हाथ मारकर जताया तो हिना सर झटक कर हंस दी। अच्छा चलो, जल्दी से बॉयल एग और दूध फिनिश करो, अच्छे बच्चों की तरह। शाबाश मेरा बच्चा। प्यार से पचकारते हुए हिना ने उसे बहलाया और दूध का गिलास आगे किया। मनाहिल ने नाक बूंद चढ़ाया था। मुझे नहीं पीना, मुझे इसमें अजीब सी स्मेल आती है, मेरा दिल नहीं चाहता। उसने बुरे बुरे मुंह बनाकर दिखाए। बुरी बात मनाहिल, बुरी बात मम्मा, बहुत तंग करने लगी हो। तुम्हारे बाबा क्या कहते हैं, खाओगी नहीं तो बड़ी कैसे होगी? मुझे बड़ा नहीं होना मम्मा, मुझे छोटी सी डॉल रहना पसंद है। लेकिन बड़ा होना तो अच्छी बात है, वरना लोग आपको बोनी मनाहिल कहेंगे। मुझे बोने पसंद है मम्मा, स्नो वाइट के फ्रेंड्स बोने, क्यूट क्यूट से। उसके पास मम्मा की हर बात का जवाब था। हिना लाजवाब सी होकर कुछ सोचने लगी, फिर किसी ख्याल के तहत चौंकी। अरे हाँ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है मेरे पास। सरप्राइज? जोश में उसकी आंखें चमकी। लेकिन वो सिर्फ तब मिलेगा जब आप अपना ब्रेकफास्ट खत्म करेंगी। लेकिन सरप्राइज क्या है? वो बेचैन हुई। स्नो वाइट? व्हाट? माँ को मुस्कुराता देखकर मनाहिल की आंखें फैली। यस, लेकिन कहाँ से आई? तुम्हारे मामू लेकर आए हैं रात। हिना फिर हंसी थी। उसी वक्त खिजर कमरे से निकलकर बाहर आ रहा था और मामू को कहाँ से मिली? उसका तजस्सुस बढ़ता जा रहा था। उसके दोस्त बोने उसे छोड़कर गए थे।
हिना ने तसल्ली से जवाब दिया और उसकी नजर खिजर पर पड़ी। बिखरे बाल, रात वाले मलगजे कपड़े, चेहरे पर सोच की शिकने और रुत जगह की गमास आंखें। बहुत सुस्त सुस्त सा लग रहा था। नींद तो पूरी करते खिजर। हिना को अपने भाई पर तरस आया। मामू, मिनाहिल ने टेबल बजाकर इस्तकबाल में शोर पैदा किया था। नींद आई ही नहीं, मध्यम आवाज में कहकर मिनाहिल के बालों पर उंगलियां चलाई। क्या हो रहा है चैंपियन? मामू, स्नो वाइट को बोने कहाँ छोड़ कर गए थे? उसकी सुई अटक गई थी। काश वो खुद अपनी आंखों से ये मंजर देख पाती। स्नो वाइट? खिजर ने सवालिया पूछा। फिर हिना को मुस्कुराता देखकर समझ गया। बोने आपका पूछकर उसे आपके घर छोड़ने आए थे। रियली? उन्हें मेरा कैसे पता? उसे शक सा हुआ, क्योंकि वो जानते हैं इस घर में एक बोनी मिनाहिल रहती है जो उनकी दोस्त का ख्याल रखेगी। खिजर के जवाब पर तीनों बेसाख्ता हंस पड़े थे और सबसे ज्यादा खिलखिलाहट मिनाहिल की हंसी में थी। मुझे अभी देखना है। वैसे मामू, वो अपनी जगह से उठकर जाते जाते मुड़ी थी। क्या स्नो वाइट ने जहरीला सेब खाया हुआ है? उसने अपनी मासूमियत और भरपूर इश्तियाक से सवाल किया था। खिजर उसके सवाल पर चौंका। उसने सर उठाकर हिना की तरफ देखा, जो खामोश निगाहों से उसे देख रही थी। बच्चे बेख्याली में कितनी गहराई में बात कर जाते हैं। मिनाहिल इसी तरह सर उठाए जवाब की मुंतजिर खड़ी थी। खिजर ने एक सांस खारिज की और धीरे से बोलते हुए सर झुका दिया। हाँ बेटा, स्नो वाइट ने इस बार गलती से जहरीला सेब खा लिया था।